नमस्कार, मैं हूं आपके मित्र एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं लीगल रेमेडीज इन केस इफ एंटिसिपेटरी बेल इज कैंसल्ड ऑन ग्राउंड ऑफ बेल ऑब्टेन बाय मिसलीडिंग फैक्ट। मतलब अगर क्या क्या लीगल रेमेडीज हमें मिल सकती हैं अगर एंटिसिपेटरी बेल कैंसिल हो जाता है, और वो कैंसिलेशन का रीज़न ये है कि जो अक्यूज्ड है उसने जो है मिसलीडिंग फैक्ट प्रेजेंट करके कोर्ट ऑफ लॉ के सामने वो एंटिसिपेटरी बेल को लिया था। तो फिर अब वो क्या कर सकता है आगे? इसके लिए इफ़ एंटिसिपेटरी बेल इज कैंसल्ड due to misleading facts or misuse of bail condition, you can consider reapplying for anticipatory bail by presenting new facts or changes in circumstances। मतलब कि वो जो भी है जिसका भी बेल कैंसिल हो एंटिसिपेटरी बेल इस आधार पर कि उसने गलत फैक्ट्स को प्रेजेंट किया है कोर्ट ऑफ लॉ का सामने, या तो फिर उन्होंने बेल कंडीशंस का वॉयलेशन किया है, तो वापस से नए फैक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट के सामने, या फिर चेंज इन द सर्कमस्टांसेस, जो भी बदलाव आए हैं उस केस में उसको प्रेजेंट करके वापस से रीअप्लाई कर सकते हैं एंटिसिपेटरी बेल के लिए। और साथ ही साथ में या तो फिर वो सरेंडर कर दें खुद को, एंड अप्लाइंग फॉर रेगुलर बेल इज़ अ वाइबल ऑप्शन। बेहतर यही रहेगा एक्चुअली में कि वो सरेंडर कर दें एंड देन ही शुड और शी शुड अप्लाई फॉर अ रेगुलर बेल, ताकि उनको बेल मिल सके, एंटिसिपेटरी बेल नहीं, बेल। The decision ultimately lies with the discretion of the court, which will consider various factors to ensure justice and compliance with the law। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अल्टीमेटली जो जज है, मतलब जो कोर्ट है, वही डिसाइड करेगा कि वो लोग सामने वाले को बेल देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि क्या बदलाव आए हैं केस में, क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या किया जा सकता है उस केस और उस पूरे मामले में। As per provision of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita (BNSS Act 2023), the procedure and options available regarding anticipatory bail and regular bail are defined in a structured manner। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बहुत अच्छे तरीके से एंटिसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल को बताया गया है, और साथ ही साथ में ये बताया गया है कि अगर एंटिसिपेटरी बेल कैंसिल हो जाता है तो फिर, और खासकर मिसलीडिंग फैक्ट्स और बेल कंडीशन के वॉयलेशन के आधार पे, तो फिर या तो आप री अप्लाई कीजिए एंटिसिपेटरी बेल के लिए, जहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा कि वो जो है, जो केस चल रहा है उसमें बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, जो घटना घटी है, और नए फैक्ट हैं जो आप उनको एप्लीकेशन में नहीं बता पाए थे, और ये एप्लीकेशन में आप मेंशन करेंगे जब वापस से आप री अप्लाई करेंगे एंटिसिपेटरी बेल के लिए। लेकिन फिर से ये बात ध्यान देने लायक है कि judicial discretion, the decision to grant anticipatory bail again lies with the discretion of the court। ये कोर्ट ही तय करेगा कि वो देंगे एंटिसिपेटरी बेल या नहीं देंगे। जो नया एप्लीकेशन उनके सामने इशू जो प्रेजेंट किया जाएगा, वो देखेंगे कि बेल को कैंसिल ही रहने देना है, या फिर देखना है कि वो ये भी देखेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि एप्लीकेंट, यानी जो एप्लीकेंट है वो भाग ना जाए, और या फिर बाहर निकलने के बाद में एविडेंसेस को टैम्पर ना करे। तो ये पूरे आधार पर वो लोग सोचेंगे, और उसके बाद में कोर्ट डिसाइड करेगा कि उनको बेल देना है या नहीं, एंटिसिपेटरी बेल देना है या नहीं। और दूसरा स्टेप ये है कि या तो फिर आप जो अपराधी है वो सरेंडर कर दे, और फिर वो रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करे। तो सरेंडर क्या करेगा? आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ द एंटिसिपेटरी बेल इट इज़ जनरली एडवाइजेबल टू सरेंडर टू द अथॉरिटीज़। ज़्यादातर ये सही रहता है कि अगर हमारा एंटिसिपेटरी बेल कैंसिल होता है तो फिर उस अपराधी को क्या करना चाहिए? सरेंडर कर देना चाहिए अथॉरिटी के सामने, पुलिस के सामने। और सरेंडरिंग वॉलंटरली, इससे क्या होगा ना, वो दिखेगा कि भाई इंसान बहुत सिंसियर है, ये कोऑपरेट कर रहा है पुलिस मशीनरी के साथ में, लीगल प्रोसेस के साथ में कोऑपरेट कर रहा है, तो वो एक अच्छे नोट में आ जाएगा। फिर उसके बाद में रेगुलर बेल एप्लीकेशन पुटअप करे वो। अब क्या होगा? वंस यू सरेंडर यू कैन अप्लाई फॉर रेगुलर बेल अंडर सेक्शन 439 ऑफ BNSS Act 2023। The court will consider factors such as the nature of offence, the evidence against you and your previous conduct of bail। ये बहुत ज़रूरी है कि एक बार जब सरेंडर कर देता है अपराधी, उसके बाद में वो क्या कर सकता है कि वो रेगुलर बेल के लिए, जो कि सेक्शन 439 के BNSS Act 2023 के आधार पे अप्लाई करेगा। उसके बाद में कंसिडर करेगा कोर्ट पूरे फैक्टर्स को। उसमें सबसे ज़्यादा कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं? नेचर ऑफ ऑफेंस, किस प्रकार का अपराध किया गया है, बहुत ज़्यादा हीनस क्राइम है, बहुत बड़े लेवल का है क्राइम, तो फिर वो थोड़ी दिक्कत आएगी। एविडेंस जो हैं, जो अक्यूज के अगेंस्ट हैं, अपराधी के अगेंस्ट हैं, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद में ये देखेंगे कि पहले जब बेल दिया गया था तो किस प्रकार से उस आदमी ने काम किया, मतलब कि वो क्या भाग गया, या वो रेगुलर गया कि नहीं गया पुलिस चौकी में, या उसने क्या काम किया। उसके आधार पर, ये सारी चीज़ों के आधार पर कोर्ट डिसाइड करता है, न्यायालय डिसाइड करता है कि सामने वाले को रेगुलर बेल देना है या नहीं देना।
अब हम बात करेंगे कि क्या क्या कोर्ट ध्यान देता है, मतलब जैसे कि हम थोड़ा डिस्कशन कर चुके हैं कि किस आधार पे जनरली कोर्ट ना, इस कोर्ट का झुकाव होता है कि बेल देना है या नहीं देना है। तो पहला जो हम डिस्कस कर चुके हैं, नेचर ऑफ ऑफेंस, किस प्रकार का अपराध है, वो कोर्ट हमेशा इवैल्यूएट करेगा कि कितना ज़्यादा गहन अपराध किया गया है, और उसके आधार पे वो तय करते हैं कि जो बेल कैंसिल हुआ है वो सही था मिसलीडिंग फैक्ट के आधार पे या मिसयूज़ ऑफ बेल कंडीशन के आधार पे। अगर सही था तो उसको कैंसिल ही रहने देंगे, और नहीं उनको लगता है कि गलत हुआ है, अपराधी के साथ में गलत हुआ है, तो फिर वो लोग दे देंगे बेल। वो ये भी देखेंगे कि जो अपराधी अक्यूज है उसका बिहेवियर कैसा है, जब पहले उसको बेल कंडीशन मिला था तो कैसा था, क्यों उस तरह से उसने क्या मिसलीडिंग फैक्ट क्यों प्रेजेंट किया है, अब कुछ गलत हो गया है, कुछ गलत फहमी आ गई है। वो सारी चीज़ों को समझकर वो डिसीजन लेंगे। फिर उसके बाद में आता है, ये भी देखेंगे कोर्ट कि कितना ज़्यादा रिस्क है कि वो जो अपराधी है वो भाग सकता है, या फिर वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो जो एविडेंसेस को टैम्पर करेगा, ये मतलब जिसकी वजह से ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन में हिंड्रेंस होगा, यानी कि दिक्कतें आएंगी। वो रिस्क को भी एनालाइज करता है कोर्ट। फिर ये सारी सिचुएशन को समझते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि लीगल सलाह ली जाए ढंग के एडवोकेट से। उसके बाद में जो भी केस है, हर केस अलग होता है, उस केस की अच्छे से स्टडी करके वो ढंग से बता पाएंगे कि किस प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन प्रेजेंट किया जाए ताकि न्यायालय जो है वो अपराधी को बेल दे दे। इसी के साथ में मैं यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल में प्रदान की गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। ये किसी प्रकार के लीगल एडवाइस का विकल्प नहीं है। यदि आपको किसी विशेष कानूनी मामले में सलाह की आवश्यकता है तो कृपया किसी योग्य वकील से संपर्क करें। अगर आप लीगल नॉलेज फ्री में पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग लीगल नॉलेज फ्री में मिलती रहे और हमारी जो लीगल नॉलेज लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे और भारत में एक रेवोल्यूशन आ सके जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को बेसिक लीगल नॉलेज हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जितने भी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, उन लोगों को थैंक यू सो मच। आप लोग ये चीज़ करते रहें और ये सारी चीज़ मेरे वीडियो को ऊपर लाने में हेल्प करेगी, हमारे चैनल को भी सस्टेन करने में हेल्प करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल जानकारी के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।